प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं प्रथम भाषा हिंदी कुमार भारती पाठ 5 बर्फ की धरती पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। इस पाठ में बर्फीले प्रदेशों के बारे में जो है वो बताया गया है। लद्दाख की विशेषताओं के बारे में इसमें बताया गया है। परिचय। जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात, अविभाजित भारत। परिचय। हिंदी लेखन के क्षेत्र में सोबती जी एक जाना माना नाम है। आख्यायिका, कहानी, निबंध, उपन्यास आदि को आपने विलक्षण ताजगी दी है। प्रमुख कृतियां: डार से बिछुड़ी कहानी संग्रह, 3 पहाड़, यात्रा विवरण, सूरजमुखी, अंधेरे के उपन्यास, शब्दों के आलोक में रचनात्मक निबंध, हम दहशत मत संस्मरण आदि। गद्य संबंधी यात्रा वर्णन। इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्रकृति, कला का निरीक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ से सोबती जी ने लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ में सोबती जी ने लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वर्णन है। इस पाठ में लेखिका ने अपनी लद्दाख की यात्रा, अपनी अनुभूतियों, प्रकृति, कला का निरीक्षण, स्थान, विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया है। यानी यह यात्रा विवरण है। यानी लेखिका लद्दाख की यात्रा कर रही है और उनको जो भी प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई दे रहा है, उस प्राकृतिक सौंदर्य का अभूतपूर्व वर्णन जो है इस पाठ के अंदर उन्होंने किया है। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। इस ऊपर निर्मल उजला आकाश, नीचे चांद की सी धरती और उस पर चलती मैं इस विशाल दृश्य का हिस्सा, मैं मन ही मन ऋचाओं के भाव लोक को दोहराने लगती हूँ। धरती और आकाश की परिक्रमा करते 7 घोड़ों वाले रथ में तेजस्वी सूरज, यशस्वी सूरज हिमालय के शिखरों पर सदा सदा चमकते रहें, हमें अपनी ऊर्जा से भरते रहें। मैं उषा काल में इस पर्वतीय धरती पर चलते हुए ऋषियों के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां मूल में गुनगुनाना चाहती हूँ, पर कुछ भी कंठस्थ नहीं है। मैं खामोशी से मन ही मन कुछ अपना ही गुनगुनाती हूँ। 3 लोक माना जाता है। यानी सूर्य, इसमें सूर्य का भी वर्णन किया गया है। सूर्य जिस रथ पर चलते हैं उस रथ में 7 घोड़ों का रथ होता है। उस रथ के बारे में जो है लेखिका आपको बता रही है। और सूर्य हिमालय पर जब उस खिलता है तो उसकी जो चांदनी होती है, उसका जो प्रकाश होता है, उसका भी विवरण कर रही है। और वो कह रही हैं कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से पूरा संसार जो है, पूरा विश्व ऊर्जावान हो जाता है, और ऋषियों द्वारा कही गई कुछ वाणी को जो है वो गुनगुनाना चाहती हैं, लेकिन वह चीज़ें उन्हें याद नहीं है और वो
या जो है वो गुनगुना नहीं पा रही हैं। 3 लोक माना जाता है। ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है कि 3 लोकों की गणना की गई है। कौन कौन सा लोक? एक तो है मृत्यु लोक, जिसको आप धरती कहते हैं। एक है स्वर्ग लोक, जिसमें देवता निवास करते हैं। एक है पाताल लोक, जिसमें असुरों का निवास होता है। ऐसी मान्यता है। 3 लोक माना जाता है कि देवताओं के लोक का रंग श्वेत है। ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि जहाँ पर देवता रहते हैं वहाँ का जो रंग है वो श्वेत होता है, यानी श्वेत का अर्थ होता है सफेद। धरती पर मानवीय लोक का रंग लाल है। जहाँ पर धरती है, पृथ्वी है, जिस पर मनुष्य वास करता है, उसका रंग जो है वो लाल होता है। थल के नीचे पानी का पाताल लोक नीचे नीले रंग का होता है, यानी जो पाताल लोक है जहाँ पे जल है, पानी है, और पानी का रंग कैसा होता है? वो नीला होता है। अजीबोगरीब जगह है भारत का यह टुकड़ा लद्दाख। अब क्या कवित्री कह रही है कि भारत का यह टुकड़ा लद्दाख, जो ये टुकड़ा है ये लद्दाख है। उजली तीखी धूप और घाटी के पेंदे में सुनसान इलाकों के विस्तार फैले पड़े हैं। तरह तरह के रंगों की चट्टानें, मटमैली, स्लेटी, तांबी और रेतीली भी। लद्दाख कई नामों से जाना जाता है। अभी प्रश्न इसमें संजाल बनाने को भी आ सकता है कि लद्दाख को कितने नामों से जाना जाता है। तो आपको ये प्रश्न है और संजाल में ये प्रश्न पूछा गया तो कौन कौन सा नाम लिखना पड़ेगा? मारयुल, लाल धरती, मांगयुल। ये लद्दाख कई नामों से जाना जाता है। मारयुल, लाल धरती, मांगयुल, बहुत से लोगों का घर, खाछान पा अर्थात बर्फ की धरती। इतिहासकारों के मत के अनुसार प्रसिद्ध चीनी यात्री ने इस प्रदेश का जिक्र इसी नाम से किया है। इसे बुद्ध का कमंडल भी कहा जाता है। यानी बुद्ध का कमंडल किसे कहा जाता है? लद्दाख। लद्दाख में को जो है बुद्ध का कमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे प्रसिद्ध जो चीनी यात्री है उसने किस नाम से जिक्र किया था? खाछांग। कमंडल भी कहा जाता है। एक और सार्थक और सुंदर नाम है लद्दाख का बुद्ध थान, बौद्ध विहार। गोपाओं को देखकर मुझे यह नाम बहुत भाया। खारदुलांग सुबह नाश्ते के लिए ड्रीमलैंड पहुंची। खाना शुरू ही किया था कि टूरिस्ट विभाग के साहेब खारदुलांग के लिए मेरा परमिट ले आए। मैम गाड़ी बाहर खड़ी है, आप जाने के लिए कितना वक्त लेंगी? सिर्फ 10 मिनट। हाँ, लैंडोवर में हम लोग कितने होंगे? 3। आप, मैं और ड्राइवर साहब। नाश्ता लें? हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। हमने नाश्ता खत्म किया और लंच के लिए 3 पराठे और 3 आमलेट ऑर्डर किए। थर्मस में पानी भरवाकर हम खारदुलांग के लिए निकले। शहर से बाहर निकलते निकलते जैसे पहाड़ों की श्रृंखलाएं दूर पर दूर होती गई। लेह से खारदुलांग ग्लेशियर से पानमिक होते हुए काराकोरम तक पहुंचा। जा सकता है। यकाएक लैंडोवर रुकी। पहाड़ के निर्जल वीराने में एक तंबू के सामने ड्राइवर साहब ने परमिट दिखाया, रजिस्टर में एंट्री की
और गाड़ी सन्नाटों को चीरती चढ़ती चढ़ाई पर सरकने लगी। काश परमिट चेक करने की ड्यूटी मेरे पास होती। मैं मुस्तैदी से उसे निभाती और अपनी सोच को भी कागज पर उतार कर ढंग से अंजाम देती। इस एकाकी में टूरिस्ट साहिब बताते हैं कि यह वह जगह है जहां हकीकत फिल्म की शूटिंग की गई थी। मैं हकीकत के फौजी नायक बलराज साहनी को यूनिफॉर्म में देखती हूँ तो भीष्म साहनी को याद करती हूँ। लगा इस सुनसान में हकीकत का शेर किसी चोटी के पीछे से अब भी दहाड़ रहा है। रोवर के पहिए चढ़ाई को माप रहे हैं और साथ साथ दौड़ रही है। काली भूरी पर चट्टाने, आंखें वीराना देख देख कर परेशानी से ऊँघने लगी। गला सूखने लगा। 2-4 पानी के घूंट लिए। बस इतना ही पानी है, बेशक कीमती। एक लंबी चढ़ाई के बाद टिफिन की छत वाला लंबा शेड जरूर। टिन की छत वाला लंबा शेड जरूर कोई सरकारी गोदाम होगा। चढ़ाई में कई मोड़, पथरीले नंगे पहाड़ों की श्रृंखलाएं, लेह की पीठ का पठार और खारदुलांग जिसे खारदुल्ला भी कहते हैं, हिम मंडित ग्लेशियर है। लेह के पिछवाड़े से निकलते ही पहाड़ों के हल्के रंग गहरे होने लगते हैं। भूरे, ग्रे और स्लेटी पहाड़ों को आकाश की नीलहटें अजीब पथरीलेपन में दमकने लगती हैं। इतनी ऊंचाई पर किरणें ऐसे चमकती हैं कि अपनी गर्मी से बर्फीली नदी नालों के पानी को सोख लेती हैं और पानी का गीलापन धूप की तेजी से भाप बनकर उड़ता चला जाता है। चढ़ाई पर धीमी चाल से गाड़ी आगे सरकने लगी। गाड़ी लगभग सड़क के किनारे है। मैं नीचे की ओर देखने में झिझकती हूँ कि अगर इतने ऊंचे से गिरे तो होगा पूर्ण विराम। यानी पूर्ण विराम का मतलब अंत हो जाएगा अगर गिर गया आदमी खाई में। अगले मोड़ पर आसमान पर जड़ा एक सीमेंट का दरवाजा नजर आया। जी हाँ, अब हम इसी में से गुजरकर ऊपर जा रहे हैं। वह रहा हिम शिखर खारदुलांग, बर्फ का पहाड़। हिम शिखर मतलब बर्फ का पहाड़। पहाड़ पर ताजा बर्फ नहीं, कड़ी बर्फ का पहाड़ है। बर्फ 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 इसे कहते हैं ग्लेशियर। धूप चमका रही है। इसकी धवलता को ऊपर से हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं और वायरलेस के खंभों पर लहरा रही हैं बौद्ध पताकाएं। गाड़ी से उतरकर मैं बर्फ पर चल रही हूँ। बर्फ पर चलते हुए फिसलन है। मैंने जूते उतार लिए। मोजे पहने ही संभल कर चल रही हूँ। टूरिस्ट साहिब कहते हैं कि आइए आपको एक चट्टान दिखाते हैं जो बर्फ से ढकी है। उसके नीचे पथरीला खेत है। यहाँ एक ना एक कैलेंडर देवी देवताओं का टंगा रहता है। वैसे यहाँ के तूफानी अंधड़ में तो कार भी उड़ सकती है। कैलेंडर कैसे टिके रहते हैं यह अचरज ही है। यहाँ से गुजरने वाले
सभी सैनिक जवान उसके आगे सिर झुकाते हैं। मोजे पहने वहां पहुंची तो चट्टान बर्फ से सर्द। चट्टान की खोल में 2 कैलेंडर माँ दुर्गा और लक्ष्मी के बर्फ में ही खोसे हुए हैं। खारदुलांग की तेज हवाओं में ना जाने कैसे टिके हैं। हमने विस्मय से कहा, या तो हवा से उड़ जाते होंगे। हाँ, ऐसा होता है तो सारे जवान नया कैलेंडर लगा देते हैं। टूरिस्ट साहब बोले, मैं पहले बर्फ पर दौड़ती हूँ, फिर फिसलने के डर से वहीं कहीं बैठ जाती हूँ। टूरिस्ट साहब कहते हैं, मैम आप चाहें तो कार में बैठें। नहीं, मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ, यह मेरे लिए मूल्यवान है। लहराती चमकती धूप में लहरा रही है पताकाएं। पताकाएं, टूरिस्ट साहब ने पूछा, ये पताकाएं कैसी है? इधर आते जाते लोग मन में कुछ धार लेते हैं और खंभों पर पताकाएं फहराते हैं। यह बात तो मुझे भी आपको बतानी चाहिए थी। मैंने मन में कुछ भी ना धरूं तो भी इस ऊंचाई पर पताकाएं तो फहराना चाहती हूँ। मुझे इस बात को सोच कर परेशानी होती रहती है कि इतनी कि लगता है इसके लिए दोबारा आना होगा। हम तीनों ने खाने के पैकेट खोले। ड्रीमलैंड वाले पैकेट में वह और उतना ही है जितना टूरिस्ट साहब और ड्राइवर साहब के पैकेटों में है। 3 पराठे और 3 आमलेट देखकर हम तीनों हंसे। इसे ही कहते हैं बराबरी और इसे ही कहते हैं लद्दाख। पताकाएं फिर नजर आई। मैंने अपनी शाल उतारी। मन में तय किया कि मैं इसे यहाँ लहरा कर ही जाऊंगी। ऐसा ना हुआ तो मुझे एक बार फिर यहाँ आना होगा। मैंने शाल आगे किया। लीजिए ड्राइवर साहब, इसे किसी भी तरह खंभे पर फहरा दें। मैम, गर्म शाल भारी है, टिकेगा नहीं, हवा से नीचे गिर जाएगा। कोई बात नहीं, गिरेगा भी तो इसी बर्फीले ग्लेशियर पर, उज्जवल बर्फ पर। सुनकर दोनों हंसे। आप ऐसा करेंगी ही तो शाल उठाने के लिए हमें फिर यहाँ आना पड़ेगा। मैं पताका को लेकर गंभीर थी। मैंने सुनहरी गोट वाली हल्की फुल्की ओढ़नी उन्हें पकड़ा दी और शाल ओढ़े इंतजार करने लगी कि कब वह पताका बनकर ऊपर पहुंचे। ड्राइवर साहब ने ऊंची छलांग भरी और देखते देखते मेरी झूठ मूठ की पताका तारों में उलझकर लहराने लगी। मैंने गहरे भाव से खारदुलांग को सलाम किया। मुमकिन हुआ तो फिर आऊंगी, नहीं तो अब यहाँ इस बर्फीले ग्लेशियर पर पहुंच जाना मेरा सौभाग्य। जीप उतरी। जीप उतराई से नीचे उतरती गई। एक मोड़ से ठीक बाएं हाथ पर छोटे से जलस्रोत को देखकर वह रुकी। उसके किनारे जमी चट्टान पर जा बैठी। पहले तो उसे ठंडे सर्द बर्फीले पानी की ओक भरी और जी भरकर मुंह पर छींटे दिए। पानी पिया और फिर उसमें पांव डालने को हुई, पर आपने अपने को रोक लिया। इतने ठंडे जल में पांव नहीं। कुछ देर और काश
कुछ देर और बैठ सकती। एक और ख्याल कौंधा पन्ने पर यह लिखकर ग्लेशियर पर लटका दिया होता कि हिमराज आपने अपनी सबसे निकट धरती पर रहने वालों वाली संतानों के लिए भला जल प्रदान करने में इतनी मितव्ययिता क्यों बरती। मितव्ययिता का मतलब होता है कंजूस होना, कम खर्च करना। आप तो जल के स्रोत हैं। रात यकायक नींद खुली, लगा कमरे में किसी ने टॉर्च फेंकी हो। खिड़की से अंदर आती चांदनी का प्रकाश था, इतना स्वच्छ कि ऊपर ओढ़े हुए कंबल और अलग अलग रंग दिखने लगे। आकाश खिड़की को घेरे है और कांच पर झुका है चांद का मुखड़ा। भला मैं आज ही यहाँ से क्यों चली जा रही हूँ। मेरा दिल्ली पहुँचना जरूरी ना होता तो दिन के बाद पैंगोंग झील देखती। पैंगोंग झील देखती। करवट लेने को थी कि उठकर खड़ी हो गई। सोने को तो प्लेन में भी सोया जा सकता है। घड़ी देखी, 3:30। साल ओढ़ा, टार्च ली और कमरे के कपाट भिड़ा दिए और सीढ़ी से नीचे उतर गई। खुले में टहलते हुए सोचने लगी। आपने अपने में गहरा पारदर्शी सन्नाटा, जैसे वह ऊपर के सितारों की लौ में अपने अंधेरे में जगमगा रहा हो। नीचे दिल्ली में अपने जीने की दुनिया से अलग वह चांद, वह तारे, यह धरती और सामने बिजी सर्किट हाउस की ओर आती सड़क जैसे धरती को आकाश से मिलाने वाली पगडंडी हो। उस पर भी क्यों ना चल लिया जाए। लेह की इस प्रभात बेला में फाटक खोलने के लिए हाथ उठाया, घड़ी देखी। कुछ देर रुकना ठीक होगा। मैं अब सड़क पर चल रही हूँ। लेह को घेरे हुए पथरीली श्रृंखला को देख रही हूँ। खामोशी में अपने पैरों की आहट सुन रही हूँ। अंतर में ऐसा भास रहा है कि इस अमृत वेला में जो घट रहा है वह पहली बार है और शायद अंतिम भी। याद हो आई बौद्ध प्रवचनों की 2 पंक्तियां, जो भी देखो ऐसा देखो जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो, फिर ऐसा देखो जैसे जीवन में अंतिम बार देख रहे हो। वही बुद्ध के कमंडल में उदय होती उषा को मानो पहली बार देख रही हूँ, अंतिम बार भी, जैसे हिमालय के पीछे से फैलाए लालिमा को हमारे पूर्वजों ने देखा था। स्थल पर सिर्फ चट्टानें, ऊंचे पहाड़ और आकाश की ओर जाती चढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। लेह से लद्दाख से